जो गजल्ड गांव में आपने एक गुलदार को मारा है। सत्याखाल से लेके आपके बाड़ा पिसोली तो वहाँ तक 9 गुलदारों की मौजूदगी थी। रात को भी? हाँ, रात को पैदल चलते रहे, कुछ जगहों पे गाड़ी से गए। गजल्ड से थोड़ा सा आगे सड़क पे हमें ये बच्चे के साथ नजर आ गया। अंधेरे का वक्त था, टॉर्च की रोशनी जैसी इस पे पड़ी तो वो गुलदार ने एकदम से मेरे पे हमला कर दिया। मैंने अपनी राइफल की बैरल उसके यहाँ पर लगाई और उसी की ताकत से मैंने उसको ऊपर उछाल दिया और वो ऐसे फोर्स से गिरता हुआ 6 फीट मेरे से दूर जाके वो नीचे गिर रहा था। तो वो बहुत करीबी था मामला। नमस्कार दगड़ी, जय बद्री विशाल। आज आयु छो भाई मैं पौड़ी की वे जगह में जैते कि अंग्रेजून बसाए छो। आज आयु छो मैं पौड़ी का चुपड़ा में। आज हम दगड़ी छिन जॉय हुकील जी जौन की हाल ही में ही गजल्ड गांव में एक गुलदार तय ढेर करी। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपको हमारा आज का कार्यक्रम में। नमस्कार। मेरा नाम जॉय हुकील है और मैं पिछले काफ़ी समय से यहाँ पे रहता हूँ। और जो ये नरभक्षी बाघों का जो मारने का सिलसिला है ये मेरा शुरू हुआ है 2007 से। पहला मुझे मौका मिला था। आपने गुलदारों को शूट करने की ट्रेनिंग कहाँ से ली है? नहीं, इसी कोई ट्रेनिंग नहीं होती। बंदूक चलानी मुझे आती थी शुरू से। तो बंदूक चलानी मुझे आती थी। एनसीसी में मैंने बंदूक चलानी सीखी थी। मैं यहीं मैसमोर में 2-3 साल यहाँ पढ़ा हूँ। अल्मोड़ा में पढ़ने के बाद फिर मैं यहाँ आ गया था। तो 2-3 साल मैंने पढ़ा। उस बीच मेरी एनसीसी थी और एनसीसी में मैंने बंदूक चलानी सीखी। इसके अलावा हमारे अंकल लोग जो हैं यहाँ पौड़ी में तो उन लोगों के पास उस समय काफ़ी बंदूकें होती थी घरों में, तो वो थोड़ी बहुत आती थी। और फिर उसके बाद 2006 में मैंने अपनी एक बंदूक ली और 2007 में पौड़ी से जो आगे ये आपका टिहरी ज़िला है, यहाँ पे बडियारगढ़ में 2 गुलदारों ने मिलके जो नरभक्षी हो गए थे उन्होंने 11 लोगों को मार दिया। तो उस समय के शिकारी जो है वो उसे कोशिश करते रहे मारने की, पकड़ने की, लेकिन वो हाथ नहीं आया। जब बहुत ज़्यादा रोष हो गया तो फिर गांव वालों ने कहा कि साहब हमारे पास भी बंदूक है, आप हमें भी बंदूकें दीजिए जी, कोई परमिट दीजिए इसे मारने का जी। तो फॉरेस्ट वालों ने उनको भी परमिट दे दिया। तो उस समय अखबार चलते थे, अखबारों में खबर आती थी। तो जब मैंने ये पढ़ा कि वो जो है प्राइवेट लोगों को भी दे रहे हैं गाँव वालों को जी, तो मैं भी वहाँ गया, मैंने वॉलंटियर करा। मैंने कहा कि मेरे पास भी एक बंदूक है, अगर चाहें तो आप मुझे मौका दे दें। तो मुझे मौका मिला और 5वें दिन बाई चांस, मुझे ऐसा बहुत नहीं आता था, सिर्फ बंदूक चलानी आती थी जी। उनमें से एक को मैंने मार दिया। और फिर उसके बाद 2 साल तक फिर कोई ऐसा चांस नहीं मिला। और फिर उसके बाद 9 में मुझे मौका मिला तो 9 में भी मैंने मार दिया। उसके बाद 2010 से मैं लगातार पूरे उत्तराखंड में पिथौरागढ़ से लेके आपके पूरे उत्तरकाशी तक इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। ये काम करते करते ही मैं ये सब कुछ सीखता गया। तो जैसे नॉर्मली कोई इंसान अगर एक किसी वन्य जीव को मारता है तो उसको जेल होती है, तो मतलब आप कैसे इस फील्ड में आए? इसमें क्या होता है कि जब कोई नरभक्षी हो जाता है तो उसको नरभक्षी घोषित किया जाता है सरकार द्वारा जी, वन विभाग द्वारा। पहले तो वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं या फिर उसको ट्रैंक्विलाइज करके, बेहोश करके उसे पकड़ के ले जाने की कोशिश करते हैं। जब नहीं होता है तो अंतिम विकल्प के तौर पे वो उसको फिर मारने के लिए करते हैं। तो जब वो मारने के लिए करते हैं तो फिर उनको एक शिकारी की ज़रूरत होती है। फिर वो हमें बुलाते हैं, एक परमिट देते हैं कि आप इसको आइए और इसको किसी तरह मार के इस संकट को यहाँ से ख़त्म करिए। अभी तक आपने कितने गुलदारों को ढेर कर दिया है? मैंने 48 गुलदारों को, नरभक्षी गुलदारों को मारा। और गुलदारों के अलावा आप भालू, वन्य जीव जो बाकी, उनको भी कुछ शूट किया है आपने आज तक? नहीं, वो अभी भालू का तो परमिट बड़ा मुश्किल से होता है जी। इसका परमिट मिलता है? इसका परमिट होता है क्योंकि ये इंसानों को मारता है तो इसका परमिट होता है। भालू का 1-2 परमिट हुए हैं जिन्होंने जानवरों और इंसानों पे करे हैं जी हमले, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। हाल फिलहाल में जो गजल्ड गांव में आपने एक गुलदार को मारा है, उसके बारे में आपका अनुभव रहा है? कैसे आपने उसको मारा? देखिए, जब मैं पहले तो ये जो सरकारी वन विभाग था ये उससे पकड़ने की और मारने की कोशिश करते रहे जी। और फिर इनको एक प्राइवेट शिकारी की ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने मुझसे संपर्क किया जी। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो इन्होंने मुझे बताया, क्योंकि हुआ क्या था कि उससे पहले भी वहाँ हमले हुए थे जी। उससे पहले भी एक लड़की को घायल किया गया था, 2 बच्चों पे हमला करने की कोशिश की थी और फिर इस आदमी को मारा गया जो कि मंदिर गया था सुबह जी। तो जब ये मंदिर से नहीं लौटा तो गांव वालों ने इसकी तलाश करी। जब तलाश करी तो ये झाड़ियों में जब कुछ निशान देखते हुए नीचे झाड़ियों में पहुँचे तो वहाँ से इन्हें 3 गुलदार निकलते हुए दिखे। अच्छा। जब इन्हें 3 गुलदार निकलते हुए दिखे तो फिर इन्होंने देखा वहाँ पे वो लाश भी पड़ी थी, तो वो लाश खाई भी थी। तो संभावना ये भी जताई जा रही थी कि साहब तीनों ने मिलके खाया होगा
जी। लेकिन जब मैंने उसका बॉडी देखी, तस्वीर देखी, तो उस आदमी को खाया तो एक ही ने था जी। और मारा भी एक ही ने था। लेकिन क्योंकि उसके साथ बाकी दो गुलदार और थे, तो हो सकता है उन्होंने उसे चाटा हो या फिर वो खाने की तैयारी कर रहे हों, लेकिन तब तक बाकी लोग वहाँ पे पहुँच गए। और लोगों का ये कहना था कि वो जो था एक थोड़ा बड़ा था, अच्छा। और दो उसके बच्चे थे, लेकिन वो बच्चे भी जो बता रहे थे वो बहुत छोटे नहीं थे, वो कुत्ते से बड़े साइज़ के, यानी कि 1 साल से बड़ी उम्र के थे। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो जंगलात वालों ने उसको आइडेंटिफाई किया हुआ था, उनके पास तस्वीरें भी खींची थी कैमरा ट्रैप से। तो फिर मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि आप उस मादा को, जो कि उसके साथ घूम रही है, उससे मार दें। जी। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ तो गुलदारों की संख्या बहुत थी। वहाँ जो अपने मैंने देखे, जी। जिनके पास मेरे पास सबूत है, वो सत्याखाल से लेके आपके आगे बाड़ा पिसोली, ये कौन सा गांव है, कोई बहुत सारे गाँव हैं। हाँ, तो वो गांव है, तो वहाँ तक 9 गुलदारों की मौजूदगी थी। जी। और फिर जब ये जिम्मेदारी दी गई कि एक मादा को मारना है, तो जब मैंने देखा तो एक मादा वहाँ पे और घूम रही थी, जिसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। लेकिन क्योंकि वो बेगुनाह थी, हमें उसकी तलाश थी जो कि गुलदार, जो मादा बड़ी हो और उसके साथ एक बड़े बच्चे हों। तो बड़े बच्चे। तो शाम के समय में, तीसरा दिन वो मेरा था, जी। और उससे पहले भी 2 रातों को जाग के, हमने पूरी रात जाग के सारा पूरे इलाके को छाना था कि कितने गुलदार हैं, कहाँ घूम रहे हैं। जो मचान बने हुए थे उसमें आप रात आपने उसी में बिताई? नहीं, मचान में मैंने कोई रात नहीं बिताई। हम लोग चलते रहे, पैदल चलते रहे। रात को भी? हाँ, रात को पैदल चलते रहे। कुछ जगहों पे गाड़ी से गए। तो हम 2 रातों को, पूरी रात, हम जो 2 रातें थी मारने से पहले वाली रातें, उसमें हम पूरे जगह रहे। सुबह आके 5-6 बजे हम आके सोते थे। जी। तो इस बीच क्योंकि देखना पड़ता है, तो मालूम ये चला कि वहाँ पर सिर्फ जो है, वहाँ पे 2 मादा गुलदार हैं, तो एक तो छोटे बच्चे वाली थी। फिर हमको इसकी तलाश हुई, और जिस दिन इसे मारा गया है उससे पहले शाम को इसका वीडियो बनाया गया। अच्छा। कुछ लोगों को ये नज़र आया, तो हमको ये पता चला कि शायद उस तरफ दिख रही है। तो जब हम उस तरफ गए, गजल्ट से थोड़ा सा आगे सड़क पे, करीब 300-400 मीटर, तो हमें ये बच्चे के साथ नज़र आ गई वहाँ पे। अच्छा। तो जब बच्चे के साथ नज़र आ गई, अंधेरा का वक्त था, बच्चा तो नीचे चले गया सड़क से, ये थोड़ा सा ऊपर को सड़क को आई, और इस पर टॉर्च लगाई गई। टॉर्च की रोशनी जैसी इस पर पड़ी, तो मैंने इसको गोली मार दी। आप रात को कैसे रह रहे थे? रात को आप कार में ही सो रहे थे, या फिर आपको मतलब सो ही नहीं रहे थे आप? नहीं, रात को सो नहीं रहे थे। अच्छा, सो नहीं रहे हाँ, थे। क्योंकि हमारे पास ये था कि ये गुलदार का नेचर क्या है कि ये रात को निकलते हैं। जी। और रात को इनकी गतिविधियाँ बढ़ती हैं, तो उसी समय आपको इनको देखना पड़ता है। तो इन्हीं की तरह अपना रूटीन बनाना पड़ता है, क्योंकि दिन में जाके ये आराम करते हैं। जी। गाँव वालों का तो कहना था कि वो दिन दहाड़े बकरियों को मार दे रहे थे पास वाले गाँव में। हाँ, उस जगह पे झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं जी। और गुलदारों की मौजूदगी बहुत ज़्यादा है, जिस तरीके से सारे उत्तराखंड में है। और देखिए, वहाँ पे क्या है कि एक गुलदार को तो हमने मार दिया है, लेकिन जो 2 शावक हैं उनको भी जल्दी से वहाँ से हटाना पड़ेगा, चाहे उन्हें ट्रैंकुलाइज करें, चाहे उनको पकड़ें। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपनी माँ को वो सब कुछ करते हुए देख लिया, और वो इतने बड़े हैं कि वो किसी को नुकसान पहुँचा सकते हैं। और उसके अलावा वहाँ पर जो है एक और नर गुलदार है जो कि घायल है, और बूढ़ा भी है। तो वो हमारे कैमरा ट्रैप में भी आया है। अच्छा। तो भविष्य में वो भी हो सकता नुकसान करे। तो लोग जो वहाँ के हैं उन्हें बहुत बेफिक्र होने की ज़रूरत नहीं है जी। अभी। गांव वाले भी अभी डरे हुए हैं। हाँ, उनको डरना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अभी वो 2 शावक मौजूद हैं। जी। और गुलदार तो बहुत हैं, उसके अलावा एक घायल नर भी वहाँ घूम रहा है। जी। तो आपने गजल्ट में शूट किया है एक गुलदार को, तो उसको मारने में आपको कितना संघर्ष करना पड़ा, और क्या क्या आपका अनुभव रहा? संघर्ष तो ऐसा है कि सबसे बड़ा संघर्ष होता है उसकी पहचान करना। जी। लेकिन ये अच्छा था कि वो मुझे इसलिए नहीं करना पड़ा कि वन विभाग जो था वो उसकी पहचान कर चुका था। अच्छा। और घटना स्थल से उसकी तस्वीरें भी वन विभाग के पास थी, और उन्होंने उसके पंजे के निशान भी लिए थे, जिससे पता था कि वो एक मादा है। तो वो जो एक करीब समझ लें, वो एक आधा काम होता है एक शिकारी का, मालूम करना कि वो नर था या मादा था। तो वो काम उन लोगों ने करा हुआ था। मुझे सिर्फ मेहनत करके, थोड़ा सा जाग के और पीछा करके और इधर उधर घूम के उसका आमना सामना होना था। बाकी पहचान वाला काम पूरा हो चुका था। और क्योंकि बहुत समय नहीं लगा, लेकिन संघर्ष, मेहनत तो करनी पड़ती है, भूखा भी रहना पड़ता है, पूरी रातों को जागना भी पड़ता है। वो एक शिकार का हिस्सा है, वो तो करना ही पड़ता है।
खाने की कमी तो नहीं हुई, जैसे आप भूखा भूखा बोल रहे हो, आप भूखा रहना पड़ा? तो वो होता ही है, वो तो कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि उस समय ये होता है कि भाई काम को अंजाम दे दे, खाना तो हम घर में चाहे जैसा भी खा लेंगे, जितना चाहेंगे उतने सो लेंगे। तो उस समय एक जुनून होता है कि इस काम को अंजाम देना, और उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता है। तो जब आपने उसको शूट किया तो कैसे, मतलब वो रोड के बीच में था या झाड़ियों से निकल के आया, कैसे हुआ ये सब? वो झाड़ियों से थोड़ा सा ऊपर था, सड़क के ऊपर था। अच्छा। और जैसे ही हमारी टॉर्च पड़ी तो उसकी आदत होती कि वो ऐसे देखता है। जी, आप पेट्रोलिंग कर रहे होंगे? हाँ, वन विभाग के उसमें? हाँ नहीं, अपनी अपनी। अच्छा, आपके अपने हम पहले से हम निकल के आए, पहले पैदल हम नीचे गए, फिर हम पहले ऊपर गए। जी जी। तो इस तरीके से गया, उसके बाद फिर हम अपनी गाड़ी में बैठे, जी फिर हम धीरे धीरे चलने लगे। जी। तो फिर जब वो ऊपर नज़र आया जी। तो फिर जैसी उस पर टॉर्च पड़ी, उसके साथ वाला शावक तो नीचे भाग गया। अच्छा, कितने थे? 2 थे, 1 था? वो हो सकता है 2 रहे, लेकिन फिलहाल हमें एक ही दिखा, दिखा क्योंकि अचानक दिखता, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होता जी, आपके जी, पास ना, तो हो सकता है दूसरा पहले भाग गया हो। या वो जैसे ही ऊपर हमें दिखी, हाँ। तो मेरे साथी जो अजहर है उसने टॉर्च चलाई जी। और मैंने उसका निशाना लिया और उसे गोली लगी और वो वहीं पे गया। उस वक्त आपके साथ वन विभाग के लोग भी थे? नहीं, वन विभाग के लोग उस समय नहीं थे, वो अपनी दूसरी जगह थे। जी, वो जी। टीम अलग अलग जगह फैली हुई थी। जैसे अगर आपको मौका मिलता तो आप क्या उस छोटे शावक को भी मार सकते थे उस समय? नहीं नहीं नहीं, वो क्योंकि क्या है कि हमारे परमिशन जो है सिर्फ एक को मारने की है। जी उसको हम मार नहीं सकते हैं, लेकिन उसको हटाना वहाँ से उन दोनों को बहुत ज़रूरी है। जी। जैसे गढ़वाल में अभी बहुत वन्य जीव संघर्ष बढ़ा हुआ है, कोटी गांव में, ढंडरी गांव में, गजल्ड गांव में, पौड़ी गढ़वाल में, तो इन 3 गांवों में ज़्यादा ही संघर्ष बढ़ा हुआ है। तो ढंडरी गांव और कोटी गांव की ओर से भी आपको मारने की परमिशन सरकार ने दे रखी है? नहीं, उन्होंने अभी इसकी परमिशन नहीं दी है। जी। और जबकि ये पौड़ी के आसपास के ही गांव हैं। जी आप एक खंडा में जहाँ पर कि एक आदमी और एक औरत को मार दिया था। जी। आदमी जो है जिसका नाम डीसी था, उसको पूरी उसकी बॉडी खाली थी और उसकी जो लाश है वो 2 हफ्ते के बाद मिली। और जब लोग उसकी लाश को ऊपर लेके आए तब तक ये सूचना आई कि कोटी गांव में एक औरत को मार दिया। जी। तो वो दोनों तो एक ही जगह की घटना थी, आसपास की थी। उसके पास बास जंगलात विभाग ने उसके लिए वहाँ के लिए परमिट जारी करा, उनके अपने शूटर वहाँ मौजूद रहे। उसके बाद उन्होंने ढांडरी गांव में जब घटना हुई तो वहाँ के लिए भी एक परमिट उन्होंने इश्यू करा, वहाँ पर उनके शूटर गए। उस समय हमारी सेवाएं नहीं ली गई उन जगहों के लिए, लेकिन गजल्ट में जब ये घटना हुई तो वहाँ पे उन्होंने हमारी सेवा ली, तो हमने वहाँ काम किया। लेकिन फ़िलहाल इन 2 जगहों के लिए अभी कोई हम ऐसा परमिट नहीं है। जी। जैसे आप किसी गुलदार को ढेर करते हैं तो सरकार की ओर से आपको कुछ धनराशि दी जाती है? नहीं, सरकार की तरफ से कोई धनराशि नहीं दी जाती। ये तो एक समाज सेवा का काम है और मैं इसकी मतलब आशा भी नहीं करता हूँ कि मुझे कुछ मिले। एक समाज सेवा के तौर पे मैं ऐसे करता हूँ, करता चला आ रहा हूँ। जी। तो मैं ऐसी उम्मीद कुछ नहीं करता हूँ। 48 गुलदार यानी कि आपने अभी ढेर कर दिए हैं? जी हाँ। और कुछ गुलदार आपने पकड़े भी हैं क्या पिंजरे में? हाँ, 7 गुलजारों को मैंने, गुलदार जो हैं उनको पकड़ा है पिंजरों में, जो कि वो इस तरीके से पकड़ते हैं कि वन विभाग वाले भी अपनी तरीके से लगाते हैं, लेकिन जब एक शिकारी जाता है तो वो पूरा मूवमेंट सारे गुलदारों का देखता है, फिर वो पिंजरों को अपने तरीके से शिफ्ट कराता है। जी। कि आप इस पिंजरे को यहाँ से हटा के यहाँ लगवाता है, दूसरी जगह लगाता है जहाँ पे ये संभावना होती है कि वो नरभक्षी गुजर रहा हो। तो उस तरीके से 7 गुलदारों को मैंने पकड़ा भी है। जी। आपको इतना अनुभव हो चुका है गुलदार को शूट करने का, जो आजकल जो नए जो भर्ती होते हैं वन विभाग में उनको भी नहीं है इतना। तो आपने मतलब धीरे धीरे ये अपने अनुभव से करते करते सीखा या कुछ किसी ने आपको पर्सनल ट्रेनिंग दी है? ये असल में क्या है कि इसकी कहीं पे ट्रेनिंग नहीं दी जाती। जी जी जी। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कि मैनीटर मारने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये आपका एक जुनून होना चाहिए जी। और बहुत सारी सहायता मुझे जो पुराने हमारे शिकारी थे, जैसे जिम कॉर्बेट हैं, केनेथ एंडरसन है, कर्नल केसरी सिंह है, तो इनकी किताबें मैं पहले भी पढ़ता था जब मैं शिकारी नहीं बना था। जी। तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था, लेकिन जब मैं एक थोड़ा शिकारी बनने लगा तो फिर मैंने इनकी किताबें पढ़ के बहुत सी चीज़ें सीखी और सबसे ज़्यादा अपने आप ये काम करके सीखा। और फिर मेरी आदत ये है कि मैं जहाँ भी जिस जगह भी जाता हूँ और मुझे ये पता चलता है कि कोई पुराना आदमी है, शिकारी है, जिसके पास की कोई गन है, तो मैं उसके साथ ज़रूर जाके कुछ समय बिताता हूँ। हो सकता है उससे भी कुछ सीखने को मिल जाए। तो इस तरीके से धीरे धीरे करते करते अपने आप मैं सीखता गया और अभी भी सीख रहा हूँ। कंप्लीट कोई नहीं होता, हर एक आदमी सीखता ही रहता हर फील्ड में। जी। तो हमें एक ऐसा किस्सा बताओ
जो कि काफ़ी रोमांचक रहा होगा। 48 गुलदार आपने ढेर कर दिए हैं, तो कुछ ऐसा जिसको आप कभी नहीं भूल सकते हो? ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं। होता क्या है कि ये गुलदार, अगर जब ये मैनीटर है, जब आप इसे गोली मारें तो अगर इसके एक गोली सही जगह पे नहीं लगती तो फिर ये हमला करता है जी। तो इस तरीके से मेरे पे मुझे लगता है 5 बार हमला करा और बिल्कुल बहुत नज़दीक मेरे गुलदार आ गया। आवाज़ करते हुए आते हैं जब वो आवाज़ ऐसी होती कि आदमी का दिल दहल जाता है जी। लेकिन फिर गोली दूसरी जो है वो ठीक लग गई तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और एक बार रुद्रप्रयाग में क्या हुआ कि एक लोकल शिकारी ने हम भी थे वहाँ पे, मैं भी मौजूद था तो शिकारी के तौर पे, लेकिन वो लोकल शिकारी ने उस मैनीटर को रात में गोली मार दी जी। और हम आने की तैयारी करने लगे वापस। मेरे साथ मेरा सहयोगी था अजहर खान जो कि नीचे बाज़ार में रहता है। जी जी। तो हम वापस आने की सामान हमने पैक कर लिया और वो जो शिकारी था लोकल वो उसको ढूंढने चले गया कि साहब वो मरा हुआ होगा, हम उसको उठा लेते हैं। तो जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उनको ये लगा कि शायद ये मरा हुआ है, तो जब वो झाड़ी में घुसे तो उसने उन पर हमला कर दिया जी। तो फॉरेस्ट वाला तो पेड़ में चढ़ गया, उसकी भी पैरों पे उसने खींच के उसके ज़ख्म कर दिए। वो शिकारी जो है वो करीब 20 मीटर नीचे फिसलता हुआ गया, उसके हाथों में चोट लग गई, बंदूक उसके हाथ से छूट गई, लेकिन बहुत सीरियस उसके कोई इंजरी नहीं हुई, बच गया। जी। तो उसके बाद हमें खबर आई भाई वहाँ ऐसा हो गया, आप मत जाइए, यहाँ आ जाइए। तो जब हम वहाँ पहुँचे, जब हम उस जगह पहुँचे झाड़ियों की तरफ, तो लोगों ने हमें बताया कि साहब वो आ गए हैं। तो हम क्योंकि कुछ लोग पेड़ पे चढ़ के ऊपर से डायरेक्शन दे रहे थे। अच्छा, ऊपर से देख रहे। तो जब हम झाड़ियों के बीच में घुस गए, मैं था, मेरे साथ मेरा साथी अजहर था। तो जब वहाँ पर पहुँचे तो वो गुलदार ने एकदम से मेरे पे हमला कर दिया। जब मुझ पे हमला करा तो मेरी उस समय राइफल नीचे थी, मैंने नीचे से गोली चलाई जो कि फिसलते हुए उसके लग गई जी। तो वो उसके गोली ठीक नहीं लगी तो वो सीधे उसने मेरे ऊपर जंप करा। और जैसे तुम और हम बैठे में इतने मेरे करीब आ गया ऐसे करके। अच्छा। तो जब वो मेरे इतने करीब आ गया तो जो राइफल होती है वो बोल्ट एक्शन होती है। अच्छा। सेमी ऑटोमेटिक नहीं है या ऑटोमेटिक नहीं होती है जी। तो आप उसको एक बोल्ट करना पड़ता है, उसमें समय लगता है। अच्छा, हाँ। वो निकाल के दूसरे नंबर, इतना उस वक्त नहीं था तो वो मेरे ऊपर बिल्कुल कूद गया। जब वो मेरे ऊपर आया तो मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैंने अपनी राइफल की बैरल उसके यहाँ पर लगाई। हाँ। और उसी की ताकत से मैंने उसको ऊपर उछाल दिया। जी। तो जब वो ऊपर उछला तो वो बहुत ऊपर हाइट में चले गया। अच्छा। उसके पैर जो थे वो करीब मुझे लगता है 2-2.5 फीट ज़मीन से ऊपर थे और वो ऐसे फोर्स से गिरता हुआ 6 फीट मेरे से दूर जाके वो नीचे गिर रहा था। जी। फिर मैं झुक गया, फिर मैंने अपने साथी जो था अजहर उससे कहा कि तो गोली चला। तो अजहर ने उसे गोली चलाई जो कि उसके बहुत सटीक लगी और वो जाके नीचे गिर गया। जी। फिर मैंने भी एक गोली चला दी। हाँ। तो वो बहुत करीबी था मामला। आपको लगा होगा कि आज तो गए? उस समय तो नहीं लगा। हाँ। क्योंकि उस समय तो मुझे मुकाबला करना था। फिर बाद में आपने सोचा कि बाद में हो सकता था क्योंकि इसमें? वो इतना कम समय था कि इतना सोचने का समय नहीं था, उस समय करने का समय था। जी। लेकिन जब वो सब कुछ हो गया फिर जी। बाद में फिर सोचा कि कुछ है। अच्छा, आप जैसे बता रहे हैं अजहर खान जो आपके फ्रेंड है, तो वो भी समाज सेवक आपकी तरह हैं? नहीं, अजहर जो है वो मेरे साथ, वो छोटा है, मुझसे बहुत छोटा है। अच्छा। हाँ, बहुत छोटा है और वो बैंक में भी काम करता है। अच्छा। बैंक में जो वैन होती है ना उनकी, वो लेके चलता है। अच्छा। 2014 से मैं कई जगह उसको अपने साथ पिथौरागढ़ ले गया, उसको अपने साथ टिहरी ले गया, तो वो देखता रहता था, सीखता रहता था। अच्छा। और उसने भी मेरे परमिट में, जैसे मैं किसी जगह गया हूँ तो मैंने उसको भेजा, तो उसने भी 5 नरभक्षी वो भी मार चुका है। गजल्ड गांव में 3-4 दिन आप रहे होंगे, आपको मतलब बहुत डर लगा होगा? गजल्ड गांव में तो कोई ऐसा डर इसलिए नहीं लगा कि कोई डरने की नौबत नहीं आई, लेकिन क्या है कि जब आप रात में जंगल में, किसी भी जंगल में घुसते हैं जी। तो डर शुरू हो जाता है। जी। क्योंकि एक तो अंधेरे में आप चलते हैं तो फिसलने गिरने का डर रहता है। जी। उसके अलावा आपको क्या कहते हैं, जो सांप हैं आपके, और भी भालू भी हो सकता है, इसके अलावा और सारे गुलदार भी हो सकते हैं। और फिर नरभक्षी जो गुलदार होता है वो भी होता है। और वो भी उसमें रहता है कि कोई इंसान अकेले में मिले, उसे तो नहीं मालूम है कि शिकारी है। जी। और ये बंदूक क्या चीज़ है उसे नहीं पता होता है। वो तो आदमी का वो भी पीछा करता है, तो सतर्क तो रहना पड़ता है और डर के भी रहना पड़ता है, क्योंकि आप बेफिक्र हो जाएं तो आप पे खतरा ज़्यादा हो सकता है। लेकिन क्योंकि डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप उस चीज़ के लिए तैयार है और आपके हाथ में हथियार है, तो फिर सामना करने के लिए आदमी तैयार रहता है। उस समय डर को बहुत दूर रखना पड़ता है। क्या आप रात को जंगलों में भी जा रहे थे? जैसे आप बता रहे हो गाड़ी में तो आप जा ही रहे थे रात को गश्त करने के लिए, लेकिन जंगल में भी जब आप जा रहे थे तो आप अगर जा रहे थे तो कितने लोग थे वहाँ, अगर साथ में जा रहे थे? हम लोग 2 लोग।
दो ही लोग? हाँ, 2 लोग, कभी कभी 3, जैसे जो गाड़ी चलाने में हमारे साथ जी, थे कभी कभी। तो होता क्या है कि भाई आप तो उस गाड़ी में तो बहुत कम जाएंगे, बाकी जो गांव के रास्ते हैं ऊपर के नीचे, ऊपर पहाड़ से नीचे पहाड़ आपको जाना, तो वहाँ रातों में पैदल ही चलना है आपको, जी, और जगह जगह निशान देखने, टॉर्च जला के आंखें चमकानी है जानवरों की कहाँ पर है। तो उसमें तो ज़्यादा पैदल ही चलना है। लेकिन अब पैदल चलने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी कि जगह जगह पे झाड़ियाँ, जगह जगह में। हाँ। तो पहले तो क्या होता था कि कई साल पहले जो होता था, जंगल तो होता था लेकिन झाड़ियाँ नहीं होती थी, तो दूर तक नज़र आ जाता था। अब आपको हर कदम पे सतर्क रहना है, क्योंकि झाड़ियाँ इतनी, कहीं से भी कुछ हो सकता है। बीच बीच में जंगलात वालों से भी आपकी वार्ता हो रही थी बीच बीच में? जैसे कि आपकी बातें सुन के लग रहा है कि आप लोगों की टीम अलग ही थी और वन विभाग की टीम अलग ही थी। हाँ, वो वन विभाग के तो अपने तरीके से काम कर रहे थे जी, लेकिन हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन बना रखा था। बीच बीच में कोई ऐसी जगह होती थी तो हम आपस में फ़ोन करके बातचीत कर लिया करते थे। जैसे कैमरा ट्रैप वगैरह वो आपकी हेल्प करते थे इस चीज़ में? कैमरा देख, हाँ, कैमरा देख के वो सारे रिकॉर्ड कि भाई हमने ये देखा, ऐसा है, आज मूवमेंट इधर हुआ, जिसको हमसे पहले से नोट कर रहे थे। जी। सुनाने को तो वैसे बहुत किस्से होंगे, पर कोई है ऐसा कुछ तड़कता फड़कता जो कुछ मज़ा आ जाए सुन के? तड़कता फड़कता तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैं गुलदारों के बारे में बताऊंगा कि एक किस्म का जो नरभक्षी होता है उसे मारना बड़ा मुश्किल होता है। जी, वो इसलिए मुश्किल होता है कि वो घटना करके और भाग जाता है वहाँ से, और वो भाग के क्या करता है कि 15-20 किलोमीटर दूर जाके वो दूसरी घटना कर देता है। शिकारी यहाँ पर रहता है, शिकारी यहाँ पहुँचा, पता चला उसने कहीं और घटना कर दी, तो उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और 2012 में एक, ऐसे कई थे लेकिन एक गुलदार जो था, जो नरभक्षी हुआ था अल्मोड़ा में, लमगड़ा ब्लॉक में, तो वो क्या करता था कि उसने 36 दिनों में उसने 4 औरतों को मार दिया, 36 दिन? अलग अलग दिशाओं में। अच्छा। 3 महिलाओं को भी बहुत भयंकर तरीके से घायल किया, और उसके अलावा 2 बच्चों को भी उसने घायल किया। अच्छा। उसको मैंने मारा है, नवंबर का महीना था वो। अच्छा, सर्दियों का टाइम? हाँ, सर्दियों का टाइम था। तो वो एक बड़ी सी घाटी थी, जी। तो हाँ, जहाँ पे ये काली घास होती है, अच्छा। तो वो काली घास के बीच में छुपा हुआ था किसी गाय को मारने के बाद। अच्छा। तो गांव वालों ने घेर दिया था उसको, औरतों ने और बच्चों ने ना, आदमियों ने, दोनों तरफ पहाड़ों से। तो जब हम उस जगह पे पहुंचे, गांव वालों ने बताया कि हमने इसको यहाँ पर घेर लिया है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वो जैसी थोड़ा सा झाड़ी से दिखता था लोग पत्थर मारते थे उस पर। जब पत्थर मारते थे तो वो मुझे नज़र नहीं आता था। जी। तो आखिर में ये हुआ कि क्योंकि नवंबर की बात थी और पहाड़ जो था, पहाड़ से वहाँ पे धूप से, जो धूप आनी वहाँ पे बंद हो गई थी, बिल्कुल छाया होने लगी थी। और मुझे ये लगा कि अगर ये आज हमारे हाथ से छूट गया तो फिर ये न जाने किसकी जान लेगा। तो मैंने ये तय किया कि मैं घाटी में जाऊँगा। तो मैं नीचे जाने के लिए तैयार हो गया। मैंने कहा अब जो भी होगा मैं नीचे ही जाता हूँ। तो जब मैं नीचे उतरने लगा तो एक लड़का था, उसने पीछे से बोला सर मैं भी आपके साथ आऊँगा। तो जब मैंने उसको देखा, उस लड़के को, तो छोटा लड़का था, उसकी उम्र मैंने बाद में पता करी, वो 19 साल का था। तो फिर मैंने देखा उसकी तरफ, जब मैं नीचे उतर रहा था तो मैंने उसकी तरफ पलट के देखा। मैंने कहा चलो ठीक है, 2 आँखों से अच्छी 4 आँखें होती हैं। उसके बाद ही एक लड़के ने और कहा, उसने कहा सर मैं भी आपके साथ आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम 3 के 3 नीचे उतर गए। वो एक पतली सी घाटी थी, मुश्किल से उसकी चौड़ाई जो है आपके 10 मीटर रही होगी, लेकिन वो पूरी घास से भरी थी। हमने तरफ से चलना शुरू कर दिया, जो हमारी तरफ का पहाड़ था, तो हमें इस तरफ से कोई ख़तरा नहीं था। उस पर एक नहर बनी थी। उन 2 लड़कों से मैंने ये कहा कि यार देखो, तुम मेरे से आगे बिल्कुल नहीं जाओगे, मेरे पीछे पीछे रहना। तो वो मेरे पीछे पीछे, हम धीरे धीरे थोड़ी सी दूरी को भी तय करने में जो है काफ़ी समय लगा रहे थे, क्योंकि मैं राइफ़ल पकड़ के एक एक झाड़ी को देखता हुआ चल रहा था। जी। और फिर सामने एक मुझे बहुत बड़ा पत्थर नज़र आया, जो कि 2-4 मीटर ऊपर और चौड़ा था। तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता कहीं इसके पीछे ना बैठा हो। तो मैं बैठ के उसको देखने लगा, झांकने लगा ऐसे करके। तो मेरा इतना ध्यान वहाँ पे था अंदर की तरफ को कि ये 2 लड़के मेरे से कब आगे निकल गए, जिनको मैंने मना करा था, मुझे पता नहीं चला। लेकिन जब मैं ऐसे देख ही रहा था, मुझे आवाज़ सुनाई थी, क्योंकि गुलदार जो था वो उसी के पीछे बैठा था, वो नरभक्षी। अच्छा। उसकी नज़र उन दोनों लड़कों पे पड़ गई थी, और वो गुर्राता हुआ बाहर निकला झाड़ी से। तो जब वो गुर्राता हुआ बाहर निकला तो मुझे नहीं पता चला कि आवाज़ कहाँ से आई। तो मैं एकदम अपनी जगह से उछल गया ऊपर। मुझे बाद में फॉरेस्ट वालों ने बताया कि आप अपनी जगह से 2-3 फीट ऊपर उठ गए थे, क्योंकि मैं बैठा हुआ था। और उसके बाद जब मैं नीचे आया तो मेरी नज़र पड़ी तो वो लड़के आगे भाग रहे थे, और ये गुलदार जो है मेरे से 5 मीटर पे बस झाड़ी से निकल के उनके पीछे जाने ही वाला था। जी। तो मैंने उसे गोली मार दी, जिससे कि वो
मर गया। वहीं जगह पे मर गया। तो वो बड़ा करीबी मामला था, उनके लिए भी खतरा था, मेरे लिए भी हो सकता था, लेकिन वो अच्छा रहा कि एक ही गोली में मर गया। उसे काम था। हमारी ऑडियंस को कुछ संदेश देना चाहेंगे जो गुलदार के हमले से वो बच सकें? मेरा संदेश यही है कि देखिए कि गुलदारों की संख्या बहुत ज़्यादा है और हमारे कानून ऐसे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम उनको कुछ हानि पहुंचाते हैं तो उसके लिए बड़ी से बड़ी सज़ा है। तो उसमें अब एक ही रास्ता बचता है कि हम अपनी सुरक्षा स्वयं करें, सतर्क रहें। हाँ, सतर्क रहें। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि घर के आसपास की जो झाड़ियाँ हैं उनको हम काट के रखें ताकि हमारी नज़रें दूर दूर तक जाएं। क्योंकि रात में तो देखो वो से कोई ज़रूरत नहीं है, रात के अंधेरे में तो आपके घर के आसपास आ ही जाता है, आ सकता है। लेकिन झाड़ियाँ जब होती हैं तो वो दिन में भी उनमें छुप छुप के आपके करीब आ सकता है और हमला कर सकता है। जैसा कि कई जगह हुआ, गजल गांव में भी यही हुआ कि जहाँ पे अगर उसने हमला करा, ऊपर नीचे खेत हैं पुराने लेकिन वो आबाद नहीं थे, वहाँ सारी झाड़ियाँ थी, लगता था जंगल जंगल है। अगर वो साफ़ होता तो वो आदमी जो ऊपर से आ रहा था तो उसकी नज़र दूर से पड़ जाती है उस गुलदार पे, और वो ऐसे छुप के नहीं रहता दिन दहाड़े, मतलब उजाले में। तो अपने आसपास की जो है झाड़ियाँ काट के रखें। दूसरा ये है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको शाम को अंधेरा होने से पहले घरों के अंदर कर लें, क्योंकि वो रात में जब निकलता है तो वही खतरे का ज़्यादा समय होता है, रात से और सुबह तक। जी। तो अपनी रक्षा सुरक्षा स्वयं करनी है। जी। तो पौड़ी गढ़वाल में पलायन सबसे बड़ा कारण है, जिसके कारण ये झाड़ियाँ हो रखी हैं। झाड़ी नहीं होती तो उस दिन शायद ये घटना भी नहीं होती। मेरा मानना ये है कि पलायन सबसे मुख्य कारण है। तो आज की वीडियो को यहाँ पे ही समाप्त करेंगे। मैं मिलता हूँ आपको अगली नई वीडियो में। तभी तक जय बद्री विशाल, जय भूमिका भूमियाल, कंडोलिया ठाकुर की जय। अपना मुल की भय बेड़ियों की विपदा टाली दे, उत्तराखंड में बाग लग्यूं बाग मार दे, बंदूक जस बाल राण शिस्त साधी दे, निशानों साधी दे।